हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और दोस्तों, इस चैनल पे हम हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय जो यूपीएससी में आता है उसका पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। किस किस तरह से हम हमारे कोर्स को कंप्लीट करेंगे, उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो हमने आपको एक वीडियो का लिंक दिया होगा, आप उसको देख सकते हैं। हिंदी साहित्य के जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2, जितने भी 4 प्रश्न पत्र हैं, उन सभी चारों प्रश्न पत्र की जो हम चर्चा करेंगे, हम उन सभी को प्रश्न प्रश्न और उत्तर के माध्यम से हल करने की कोशिश करेंगे। और गाइज़, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज जो हमारा चैप्टर शुरू होने वाला है, उस चैप्टर का नाम है आषाढ़ का एक दिन, जो कि प्रश्न पत्र 2 के पार्ट सेकंड में एक चैप्टर है। आषाढ़ का एक दिन एक नाटक है। हमारे सिलेबस में 4 नाटक हैं। पहला आषाढ़ का एक दिन, दूसरा भारत दुर्दशा, तीसरा स्कंदगुप्त और दिव्या। ये 4 नाटक है। इन चारों नाटक से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, वो हम आपको हमारी वीडियो के माध्यम से कराने की कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि लगभग 60 से 70% का जो पेपर है वो आपको सीधा सीधा हमारे वीडियोस लेक्चर से आपको मिल जाएगा। और अगर आपका कोई भी सजेशन होता है तो आप हमें कमेंट करें। और अब शुरू करते हैं। सो गाइस, आज का प्रश्न है कि रंगमंच की दृष्टि से आषाढ़ का एक दिन नाटक का मूल्यांकन करो और इस संबंध में भारत दुर्दशा और स्कंदगुप्त से इसकी तुलना करो। सो गाइस, पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि रंगमंच क्या होता है। उसके बाद जो भारत दुर्दशा और स्कंदगुप्त गुप्त नाटक है, हम इसकी तुलना भी करने की कोशिश करेंगे। रंगमंच क्या होता है? रंगमंच हम आम भाषा में इसे बोलते हैं स्टेज, जहाँ पर किसी भी नाटक का मंचन किया जाता है, उसे हम कहते हैं रंगमंच। तो उसके हिसाब से हमें आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है उसका मूल्यांकन करना है कि क्या ये नाटक रंगमंच के हिसाब से, जो हमारा स्टेज होता है उसके हिसाब से, क्या ये नाटक अच्छा है या नहीं है। इस चीज़ का डिटर्मिनेशन हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं, और फिर उसकी तुलना हम भारत दुर्दशा और स्कंदगुप्त नाटक जो है उससे करेंगे। और दोस्तों, अभी मैंने हमारे चैनल पे इस नाटक की जो समरी है वो नहीं करवाई है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उस नाटक की समरी भी करवाऊँ तो आप वीडियो में कमेंट करें। मैं आपको एक जो ओवरव्यू जो समरी होती है, मैं आपको वो भी कराने की कोशिश करूँगा। सो गाइस, अब इसको हम शुरू करते हैं। ये सबसे पहली बात तो, आषाढ़ का एक दिन नाटक जो है वो मोहन राकेश एक बहुत ही अच्छे नाट्यकार हैं जो नाटक लिखते हैं। उनके द्वारा लिखा गया सबसे सफलतम नाटकों में शामिल है, क्योंकि इसे आसानी से रचा जा सकता है। कोई भी नाटक कितना सफल होगा या कितना असफल होगा, इसका डिटर्मिनेशन हम इस बात से करते हैं कि उस नाटक को स्टेज पर कितनी आसानी से रचा जा सकता है। जैसे कोई पिक्चर है, अगर उस पिक्चर में मुझे एक सीन भारत का दिखाना है, एक सीन मुझे अमेरिका का दिखाना है, एक सीन मुझे इंग्लैंड का दिखाना है, फिर मुझे अफ्रीका का सीन दिखाना है, तो गाइस इसको स्टेज पर रचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। एक टाइम पे मुझे साइकिल दिखानी है, अगले ही पल मुझे हेलीकॉप्टर दिखाना है। सो गाइस, इसको रचने में ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो इसी तरह से जो आषाढ़ का एक दिन नाटक है वो सबसे सफलतम नाटकों में से शामिल इसलिए क्योंकि हम इसको आसानी से रच सकते हैं, हम इसका आसानी से मंच पर मंचन किया जा सकता है। लेकिन क्यों किया जा सकता है, उसके कुछ कारण हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बार जब हम नाटक को पढ़ेंगे तो हर नाटक में कुछ अंक होते हैं। जैसे जब हम पिक्चर देखते हैं तो वहाँ पर इंटरवल आता है, तो पहला पार्ट होता है, फिर इंटरवल होता है, फिर दूसरा पार्ट होता है। तो इसी तरह से कोई भी जो नाटक होता है उसके अंक होते हैं कि पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक। तो सबसे सफल नाटक वो माना जाता है जिसमें कम से कम अंक हों, पहली चीज़। तो अगर हम आषाढ़ के एक दिन नाटक की बात करें तो इसमें केवल 3 अंक हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ देखी जाती है कि उसमें दृश्य कितने हैं। दृश्य मतलब जैसे कि कोई आप मूवी देख रहे हैं तो उस मूवी में अभी ग्रामीण दृश्य दिखाया गया है, फिर उसमें शहर का दृश्य दिखा देंगे। अब सपोज़ करा कि मूवी जो है वो भारत से होकर के अमेरिका जाती है, फिर हमें अमेरिका की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखानी पड़ेंगी। तो गाइस, ये जो इस तरह के जो दृश्य होंगे ना, तो ये हमारे नाटक को मंचन करने में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि आप इन दृश्य को, नुक्कड़ नाटक जो होते हैं, हम इन्हें वहाँ पर दिखा नहीं सकते। लेकिन आषाढ़ का एक दिन नाटक जो है, वहाँ पर जो दृश्य है ना, वो भी बहुत कम है, केवल एक ही दृश्य है। एक ही दृश्य कैसा है वो मैं आपको बताऊँगा। तो होता क्या है कि अगर नाटक में अंक कम होंगे और दृश्य कम होंगे, तो जो डायरेक्टर होता है, जो उस नाटक को निर्देशित करता है, उनको दृश्य परिवर्तन करने में जो ऊर्जा होती है ना, वो बहुत कम व्यय होती है। नाटक में जो दृश्य परिवर्तन किए जाते हैं वो पर्दे के माध्यम से किया जाता है, कुछ पर्दे के माध्यम से किए जाते हैं और कुछ नेचुरली किए जाते हैं। तो जितने कम उसमें दृश्य होंगे, उतना ही ज़्यादा नाटक जो डायरेक्टर है उसकी जो
ऊर्जा है वो कम व्यय होगी। इसके साथ ही जो दर्शक और नाटक का जो कसाव है ना, जो हम कहते हैं कि हमारा उससे संबंध बना हुआ है, तो हमारा संबंध टूटता नहीं है नाटक से। तो दर्शक का जो कसाव है वो नाटक से बना रहता है। जबकि अगर हम भारत दूरदर्शन नाटक की बात करें तो वहाँ पर 6 दृश्य और 6 अंक हैं। और अगर हम स्कंदगुप्त नाटक की बात करें तो वहाँ पर अंक 5 है, जबकि 33 दृश्य हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा व्यय होती है। स्कंदगुप्त नाटक में कहीं कहीं पर कुंभा की बाढ़ आती है, तो कहीं पर हमें खजाना खोजने जैसी जो चीज़ें हैं वो दिखानी होती है, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट पड़ती है। दूसरी चीज़, कोई भी सफल नाटक वो होगा जो आकार में बहुत सीमित हो। अगर कोई नाटक है वो 6 घंटे तक चल रहा है तो हमें बोरियत आती है उसे देखने में। तो जिस तरह से जैसे स्कंदगुप्त नाटक है, अगर आपको स्कंदगुप्त नाटक को खेलना है ना, तो आपको कम से कम 6 घंटे का समय लगता है। जबकि जो आषाढ़ का एक दिन नाटक है उसको खेलने में केवल उसको हम 1 घंटे में खेला जा सकता है। तो इस वजह से ये नाटक जो है बहुत ज़्यादा सफल है। दूसरा, चरित्र योजना जो है इसकी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि कोई भी सफल नाटक वो होता है जिसमें चरित्र बहुत कम होते हैं या बहुत ही सीमित चरित्र होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो गौण चरित्र होते हैं, गौण चरित्र का मतलब होता है कि जैसे एक तो एक्टर होता है और एक साइड एक्टर होता है। तो जो कभी कभी कुछ नाटक ऐसे होते हैं जहाँ पर जो साइड एक्टर होते हैं ना, वो सडनली आगे आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी नाटक सफल नाटक, तो वो इसी किसी भी नाटक को हम सफल नाटक इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर जो चरित्र है ना वो सीमित होने चाहिए और सहज होने चाहिए। मतलब कि वरुण धवन की तरह चरित्र जो है ना वो ओवर एक्टिंग ना करे बहुत ज़्यादा, बिल्कुल एकदम नेचुरल चरित्र हो, जैसे कि हमारे राजकुमार राव हैं या फिर जैसे जो इरफान खान है वो है, वो बहुत ही नेचुरल एक्टिंग करते हैं। तो जो चरित्र योजना है आषाढ़ के एक दिन नाटक की, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि चरित्र बहुत सीमित हैं और सहज हैं। इसके अलावा जो गौण चरित्र है ना उनको बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। मतलब जो साइड एक्टर हैं उनको हमने बहुत ज़्यादा जो है महत्व दिया नहीं है। जबकि अगर हम स्कंदगुप्त और भारत दुर्दशा जैसे में देखेंगे तो वहाँ पर चरित्र बहुत ज़्यादा चरित्र हैं। और मालिनी जैसा जो चरित्र है ना, वहाँ पर एक जो नाटक है स्कंदगुप्त, वहाँ पर मालिनी नाम का एक चरित्र है, उसको नाटक में बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया है। जबकि वो नाटक में ना एक गौण चरित्र है। मतलब गौण चरित्र मतलब कि कोई मूवी है तो वहाँ पर कोई एक हीरोइन और हीरोइन की जो सहेलियाँ नहीं होती हैं। अब अगर हम किसी मूवी में हीरोइन की जगह हीरोइन की सहेलियों को बहुत ज़्यादा महत्व देंगे, तो जाहिर सी बात है लोग सोचेंगे कि यार इसके ऊपर इतना भाव क्यों दे रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से दूसरा होता है कि कथानक जो है ना बहुत सरल है। मतलब कि कथानक का मतलब होता है स्टोरी लाइन कैसी है। मतलब स्टोरी एक ही कहानी है या फिर बहुत सारी कहानी है। कुछ कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जहाँ पर एक कहानी चल रही होती है, फिर सडनली कोई दूसरी कहानी आ जाती है, फिर सडनली कोई तीसरी कहानी आ जाती है। जैसे जब आप गोदान उपन्यास को पढ़ोगे तो वहाँ पर 2 कहानियाँ पैरेलल चलती हैं। एक होती है ग्रामीण भारत की कहानी और एक होती है शहरी भारत की कहानी। तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जबकि आषाढ़ का एक दिन नाटक जो है ना उसमें कोई भी अवान्तर कथा नहीं है। अवान्तर कथा का मतलब होता है कि कोई दूसरी कथा नहीं है, केवल एक ही कहानी चल रही है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो पाठक है, मतलब जो नाटक देखने वाला है उसका और जो नाटक है उनके बीच में जो रिलेशन है ना वो बना रहता है, वो प्रभाव जो है वो बना रहता है। जबकि स्कंदगुप्त अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अवान्तर कथाएं दिखाई देती हैं। ठीक है। चौथा रीज़न है कि प्रसाद की तत्समी भाषा, जो जयशंकर प्रसाद जी उनकी जो भाषा है वो बड़ी तत्समी भाषा है। तत्समी भाषा का मतलब होता है कि जिसमें संस्कृत है ना उसकी जैसी भाषा है। जबकि अगर आप आषाढ़ का एक दिन नाटक पढ़ेंगे तो उसकी भाषा और जो भारत दुर्दशा है उसकी भाषा में वो तत्समीपन नहीं है। वो जो संस्कृत वाली भाषा होती है ना वो नहीं है, बहुत ही आम बोलचाल की भाषा है भारत दुर्दशा नाटक की और आषाढ़ के एक दिन नाटक की। इस वजह से ये जो इस आषाढ़ का एक दिन नाटक है उसका जो मंचन है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और अगला रीज़न है संवाद योजना। संवाद योजना क्या होता है कि जो हम संवाद करते हैं, जो एक्टर में एक्ट्रेसेस में जितने भी मंच पे जो कलाकार होते हैं उनके भीतर जो संवाद है ना वो दिखाया जाता है। तो संवाद योजना है जो वो भी आषाढ़ के एक दिन की सफलता का एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे नाटक में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर उज्जैन को और कश्मीर को दिखाया नहीं है। उज्जैन और कश्मीर की चर्चा होती है लेकिन उसको दिखाया नहीं गया है। इसीलिए तीसरे अंक में कालिदास अपनी सफाई देता है कि भाई मैं उस दृश्य की क्यों नहीं दिखाया गया। साथ ही नाटक में जो स्वागत और एकलाप होते हैं उसकी अधिकता के बावजूद नाटकीय तनाव जो है वो कम नहीं होता। स्वागत और एकलाप क्या होता है, जब कोई एक एक्टर 10-15 मिनट तक स्पीच देता रहता है। मतलब कोई एक एक्टर की ही बारी चल रही होती है और वो बोलता जा रहा है, अपने डायलॉग को बोलता जा रहा है 10 या 15 मिनट तक। तो जो स्वागत और एकलाप है ना उनकी अधिकता तो है, लेकिन उसके बावजूद भी आषाढ़ के एक दिन नाटक में जो तनाव है ना वो कम नहीं होता है। अब अगर वरुण धवन किसी अपनी स्पीच को 15 मिनट तक बोल रहा तो हम बोर हो जाते हैं, लेकिन वहीं अगर राजकुमार राव अपनी स्पीच को 15 मिनट तक बोलेगा तो हमारा जो एक इंटरेक्शन है ना वो बना रहता है। क्यों? यही रीज़न है उसका। अगला रीज़न पढ़ेंगे रंग संगीत क्या होता है। रंग संगीत मतलब कोई भी नाटक जब लिखा जाता है ना तो जो नाटक लिखने वाले हैं उन्हें साथ में ये लिखना होता है कि
ये फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई लाइन लिखी है कि मल्लिका यहाँ जा रही है, ये मल्लिका और दो लोगों के बीच का जब कोई भी कन्वर्सेशन होती है ना, तो उन्हें बताना पड़ता है कि उस वक्त कैरेक्टर क्या काम कर रहा है। कि मतलब मैं आपको इसका अभी एक जो नाटक है मैंने उसकी फ़ोटो क्लिक करी है, तो मैं उसके थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा। तो रंग संकेत को अभी आप अपने माइंड में रखें, मैं फिर बताऊँगा कि रंग संकेत होता क्या है, ठीक है। तो रंग संकेत जो है ना वो पर्याप्त मात्रा में दिए हैं, जो भारतीय परंपरा की दृष्टि से एक मौलिक विशेषता है। मतलब मोहन राकेश से पहले रंग संकेत जो है ना वो किसी भी नाटक में नहीं दिए गए थे। मोहन राकेश पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नाटक में रंग संकेत देना शुरू किया कि अगर किसी दो लोगों की कन्वर्सेशन चल रही है तो उनके हाव भाव कैसे होंगे, वो उस वक्त क्या काम कर रहे होंगे। जबकि अगर हम स्कंदगुप्त और भारत दुर्दशा नाटक देखेंगे तो वहाँ पर रंग संकेत बहुत ही नाम मात्र के दिए गए हैं। तीसरा चीज़ होता है गीत। अगर किसी नाटक में गीत ही गीत हैं, अगर कोई मूवी चल रही है और उसमें गाने ही गाने आ रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है हमारा जो उससे संबंध है ना, मूवी से जो कनेक्शन है ना, वो कम हो जाता है कि यार गाने ही गाने हैं मूवी में। तो ठीक इसी तरीके से इसी तरह नाटक के साथ भी होता है। अगर हम भारत दुर्दशा और स्कंदगुप्त को देखेंगे तो वहाँ पर जो गीत है ना वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो नाटक का तनाव है, जो नाटक का कनेक्शन है ना, वो बड़ा शिथिल हो जाता है। शिथिल का मतलब होता है बहुत ढीला ढाला हो जाता है। जबकि आषाढ़ का एक दिन जो है ना उसमें अनावश्यक गीत नहीं है, गीत उसमें भी हैं लेकिन लिमिट में उन्होंने गीत दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा गीत उन्होंने जो है वो नहीं दिए हैं। फिर एक होता है आकस्मिकता का प्रयोग। आकस्मिकता मतलब कि अचानक से कोई चीज़ हो जाना। आकस्मिकता का जो प्रयोग है ना वो आषाढ़ का एक दिन नाटक में बहुत ही प्रभावशाली तरीके से किया गया है। ठीक है, वो कैसे किया गया है उसमें नाटक में क्या होता है, जब कालिदास उपस्थित होता है ना, कालिदास के उपस्थित होने पर ही विलोम का आना और बादल के चरित्र के मूड के हिसाब से बदलना, ये सब आकस्मिकता के एग्जाम्पल होते हैं। दोस्तों जब मैं आपको इस नाटक की समरी बताऊंगा तो मैं वहाँ पर जितनी भी ये टर्मिनोलॉजी है ना, मैं उसके बारे में भी आपको समझाऊंगा कि आकस्मिकता क्या होती है, रंग संकेत क्या होते हैं, और उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप पहले उस नाटक की समरी को देखना, उसके बाद फिर जब आप इन क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ये थोड़ा सा इजी लगेगा। और मैंने खुद भी बहुत सारी किताबों से, बहुत सारे नोट्सों से चीज़ों को निकाल के अपने इन पीडीएफ को बनाया है। अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ भाई हमें कहीं और से कंटेंट कुछ मिलेगा, तो आपको सभी नोट्सों में यही कंटेंट मिलने वाला है। तो बेहतर यह है कि आप यहीं से चीज़ों को समझें। अगर कहीं पर भी आपको कुछ किसी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताएं, मैं उस चीज़ को आपको और दोबारा से और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो की जो नाटक की जो समरी होगी वो मैं आपको, नाटक की समरी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा आप इन पीडीएफ्स को डेली अपने नोट्स बनाएं। कोशिश की जाएगी कि आपको डेली 2 से 3 लेक्चर मैं प्रोवाइड करवा सकूं। पूरा कोर्स आपको मैं इस यूट्यूब पर करवाऊंगा, बिल्कुल एब्सोल्यूट फ्री पूरा कोर्स होगा। धीरे धीरे अभी आपको समझने में दिक्कत होगी क्योंकि शायद आप पहली बार समझ रहे होंगे, तो बाकी हम कोशिश करेंगे। और मैं आपको रंग संकेत का जो एक नाटक की मैंने फ़ोटो क्लिक करी थी, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। दोस्तों रंग संकेत क्या होता है वो आप यहाँ से समझेंगे। एक थोड़ा कैमरे की क्वालिटी ज़रा मेरी ज़्यादा सही नहीं है तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो गाइस मल्लिका कहती है कि मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, तो उसके नीचे जो ब्लैक से हेडिंग में लिख रखी है ना गाइस, ये मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड, ये इसे बोलते हैं रंग संकेत। तो जब मल्लिका ये डायलॉग बोलेगी कि मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, तो उसके साथ में उसको क्या करना है, फिर छाछ उसके हाथ से ले लेती है और कुंभों के पास रख देती है। उसके बाद नीचे अंबिका का डायलॉग आता है कि मेरे घर में रहते भी तुम अकेली होती हो, कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो डॉट डॉट डॉट। तो नीचे लिखा हुआ कि पीठ के पीछे से उसके गले में बाहें डाल देना। मतलब कि मल्लिका और अंबिका जो है वो मल्लिका की माँ है, तो इन दोनों में कुछ कन्वर्सेशन चल रही होती है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। तो उस वक्त मल्लिका को किस किस तरह से करना है, अपना डायलॉग बोलने के साथ उसको और क्या काम करना है ना, उसको बोलते हैं रंग संकेत। जैसा अगर मैं किसी के ऊपर गुस्सा कर रहा हूँ तो मुझे अपनी आँखें तो उसमें लिखना होगा कि जब गुस्सा करते वक्त मेरी जो आँखें हैं वो लाल होनी चाहिए और मेरा हाथ जो है वो उठना चाहिए। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना दोस्तों, इसको हम रंग संकेत बोलते हैं। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उस चैनल को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। और ये मैं पहली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत थैंक यू। और आप ऐसे ही सपोर्ट करें, मैं बाकी की भी चीज़ें जो है वो मैं यहाँ पे लाता रहूँगा। और इसके अलावा हम कुछ शॉर्ट नोट्स भी तैयार करते हैं, आप वो भी हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जहाँ पर हम ऐसे में यूज़ होने वाली कुछ चीज़ों को कराते हैं। और गाइस थैंक यू सो मच।